राम राम बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेस्क डीएवीएन पर, जहां हम एसएसटी क्लास 4 के चैप्टर 3 के लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। जहां पर कि आज इस वीडियो में आपका जो चैप्टर 3 है सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी, ये कंप्लीट होने वाला है। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि हम लोगों ने लास्ट जो इंडियन कल्चर पढ़ा था वो था ओणम। अब ओणम के बाद हम लोग इस वीडियो को कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवरोज से शुरुआत करने वाले हैं, नवरोज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो नवरोज होता क्या है? तो नवरोज होता क्या है, सो हम लोग आने वाले पैराग्राफ्स के थ्रू उसको पढ़ के हम लोग समझेंगे। और बेसिकली सबसे फर्स्टली हम लोग आते हैं, जानते हैं कि नवरोज को जो इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा था उसमें से कौन सा हाउस जो था सो नवरोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि दिखा रहा था। किसके द्वारा? नवरोज पर्व को दिखाया जा रहा था स्टेज पे। ठीक है। तो हियर नवरोज इज़ प्रेजेंटेड बाय सरोजनी हाउस। जो नवरोज था सो सरोजनी हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा था, यानी कि रिप्रेजेंट यानी कि दिखाया जा रहा था इंटर हाउस कंपटीशन में स्कूल में। ठीक है। अब इंटर हाउस कंपटीशन का मतलब आप लोगों ने भूल गया होगा। ठीक है। आप लोग भूल गए होंगे इंटर हाउस कंपटीशन। तो इंटर हाउस कंपटीशन किसको कहते हैं? तो इंटर हाउस कंपटीशन उसको कहते हैं जो कि स्कूल में बहुत सारे हाउस होते हैं, 3 4 5 6 तरीके के। अब सारे हाउस के बीच में अगर कंपटीशन हो जाए तो उसको इंटर हाउस कंपटीशन बोल दिया जाता है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग नवरोज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो हियर नवरोज के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द हाउस कैप्टन नैरेटेड जमशेदे नवरोज इज़ अ पारसी न्यू ईयर। जो हाउस कैप्टन था वो हमें बताता है कि जो जमशेदे नवरोज है सो पारसी न्यू ईयर है, मतलब पारसी लोगों का नया साल है, नव वर्ष है। ठीक है। जैसे कि हमारा जो न्यू ईयर है सो कब होता है? हमारा न्यू ईयर हिंदू रीति रिवाज से हम लोगों का न्यू ईयर अप्रैल में होता है। ठीक है। वैसे ही पारसी लोगों का जो न्यू ईयर होता है वो जमशेदे नवरोज होता है। ठीक है, पारसी लोगों का। अब हम लोग आते हैं आगे। तो नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर विच इज़ फॉलोड बाय फॉलोअर्स ऑफ जोरोस्ट्रियन फेथ। अब इट इज़ सेलिब्रेट मतलब कि जो नवरोज है, जमशेदे नवरोज है, वो किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो जमशेदे नवरोज है उसको वेरी फर्स्ट डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे। ठीक है। शहनशाही कैलेंडर का जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे होता है, उसी दिन जो जमशेदे नवरोज है वो पारसी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और पारसी लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? तो वो जोरोस्ट्रियन फेथ, यानी कि उनका जो आस्था होता है, फेथ मतलब होता है आस्था, मानना। तो वो लोग जोरोस्ट्रियन फेथ में मतलब जोरोस्ट्रियन आस्था में मानते हैं। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग हिंदुइज्म में, सनातन में मानते हैं ना, वैसे ही पारसी लोग जो होते हैं सो जोरोस्ट्रियन फेथ को मानते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में हमसे कहा गया है कि द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स, ठीक है, द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स रिजुवेनेशन एंड रीबर्थ। जो फेस्टिवल होता है वो किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है सो रिजुवेनेशन मतलब कि नई जिंदगी, नए लाइफ, और रीबर्थ मतलब फिर से पुनर्जन्म मिलना। इसलिए इसका जो ये नवरोज फेस्टिवल है उसको इस मान्यता के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा किस लिए मनाया जाता है? दशहरा अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए रावण को जला के मनाया जाता है ना। वैसे ही जो नवरोज है उसको रिजुवेनेशन यानी कि नई जिंदगी, नया बर्थ, न्यू रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, इस बात को सोच के, इस बात को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। ठीक है। पारसी लोग जो होते हैं सो पारसीज क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम विथ रंगोली मेड अप ऑफ जैस्मीन एंड रोज फ्लावर। तो जो पारसी लोग होते हैं सो अपने घर को क्लीन यानी कि साफ़ करते हैं और डेकोरेट करते हैं यानी कि सजाते हैं। अब किस चीज़ से सजाते हैं? तो रंगोली से सजाते हैं। अब रंगोली किस चीज़ से बना होता है? तो रंगोली जो होता है उनका बेसिकली सो जैस्मीन और रोज़ फ्लावर यानी कि जैस्मीन के
फ्लावर से और गुलाब के फ्लावर से बनता है, ठीक है। जैस्मीन मतलब होता है चमेली, चमेली का फूल या फिर गुलाब के फूल से जो रंगोली होता है सो पारसी लोग बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस नवरोज़ के डू यू नो पे। तो नवरोज़ का डू यू नो क्या कहता है, तो नवरोज़ का डू यू नो हमें ये सिखाता है, ये कहता है कि पारसीज़ आर अ स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो पारसी लोग हैं बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम, और क्या है स्मॉल रिलीजियस मतलब बहुत ही छोटा रिलीजियस कम्युनिटी है भारत के अंदर। जो पारसी लोग हैं बहुत कम। अब भारत के अंदर हिंदू लोग हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों की आबादी बढ़ते जा रही है, तो वो भी एक दिन हमारे बराबर हो जाएंगे। और फिर जो पारसी लोग हैं, बुद्धिज़्म हो गया, पारसी लोग हो गए, ये सब बहुत ही जैन जैन लोग होंगे, ये सब मतलब कि 0.5% से भी कम है। आप सोच सकते हो 0.5 यानी कि 0.001% आप मान के चलो कि पारसी लोग इस इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो जो पारसी आर स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो पारसी लोग हैं सो बहुत ही छोटे रिलीजियस कम्युनिटी हैं भारत के अंदर, बहुत ही कम लोग हैं पारसी में, ठीक है। दे अराइव्ड इन गुजरात रीजन फ्रॉम ईरान। और पारसी लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि पारसी लोग का तो मतलब कि एकदम मूल जन्म धरती जो है सो भारत नहीं है। पारसी लोग तो दूसरे धर्म को मानते हैं, तो वो लोग कहीं और से ही आए होंगे। तो पारसी लोग सबसे पहले कहाँ आए, तो पारसी लोग सबसे पहले गुजरात में आए। और कहाँ से आए, ईरान से आए, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि पारसी लोग ईरान से क्यों आए। क्योंकि ईरान में जो बहुत ही एकदम रेडिकल इस्लामिस्ट लोग थे, एकदम कट्टर मुसलमान लोग थे, वो सब क्या कर रहे थे, वो सब पारसी लोग के ऊपर हमला करके उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किए और पारसी लोग को मार मार के भगा दिए देश से। पारसी लोग को जान से मारे, पारसी लोग के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किए वो लोग, ठीक है। और पारसी कम्युनिटी, जो पारसी जो धर्म था, जो रस्ट्रियन फेथ जिसको मानते थे वो लोग पारसी लोग, उसको एकदम से ख़त्म कर दिया वहाँ के मुस्लिम लोग, ठीक है। और फिर ईरान में अपना कब्जा को जमा लिए और फिर पारसी लोग को भगा दिया। और पारसी लोग जो हैं सो पूरे दुनिया के अलग अलग देश में जाके बस गए, अपने देश को छोड़ के उन लोगों के अत्याचार से, ठीक है, जो ईरान पे कब्जा किए थे, जो कि थे एकदम कट्टर मुस्लिम लोग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। ए मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्स इन मुंबई। और जो पारसी पॉपुलेशन का सबसे जो मेजर पार्ट है, यानी कि सबसे, जैसे भारत में अलग अलग जगह पारसी लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पारसी लोग कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पारसी लोग भारत में मुंबई में रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पारसी लोग का पॉपुलेशन भारत के अंदर मुंबई में ही है, ठीक है। और दे आर दी फॉलोअर ऑफ ईरानियन प्रोफेट जोरोस्टर। और पारसी लोग जो थे सो किसको मानते थे, तो ईरानियन प्रोफेट को, ठीक है। ईरान के जो प्रोफेट थे जोरोस्टर, पारसी लोग उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे, ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि भगवान के गुणगान करने वाला, ईश्वर का गुणगान करने वाला, ठीक है। तो इस जो ईरानियन प्रॉफिट जोरोस्टर थे उन्हीं को पारसी लोग फॉलो करते थे और मानते हैं, ठीक है। द होली बुक ऑफ पारसी इज़ जेंट अवेस्ता। अब पारसी लोग का जो होली बुक है, यानी कि उन लोग का जो पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ है, वो क्या है, उसका नाम है जेंट अवेस्टा। जैसे कि हमारा जो पवित्र किताब क्या है, हमारा भगवत गीता हो गया पवित्र किताब, हमारा पवित्र किताब गीता है, ठीक है। वैसे ही जो पारसी लोग का पवित्र किताब है वो क्या है, जेंट अवेस्टा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो नेक्स्ट पैरा हमें कहता है कि ऑन नवरोज द पारसी ऑफर देयर प्रेयर्स इन अ सिनागॉग। जो नवरोज के दिन पारसी लोग क्या करते हैं, अपने प्रार्थना को सिनागॉग में जाते हैं। अब सिनागॉग क्या होता है, तो जैसे कि हमारा मंदिर होता है, जैसे कि क्रिश्चियंस लोगों के चर्च होते हैं, वैसे पारसी लोगों का सिनागॉग होता है, ठीक है। तो पारसी लोग जो नवरोज में क्या करते हैं, नवरोज में प्रार्थना करने के लिए अपने मंदिर जाते हैं और उन लोगों के मंदिर का नाम है सिनागॉग। तो सिनागॉग में जाते हैं, ठीक है। द फायर टेम्पल, जो सिनागॉग है सो फायर टेम्पल है उन लोगों का, जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। दे विश साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट। और वो लोग जो पारसी लोग होते हैं सो एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, क्या विश करते हैं, साल मुबारक ब्रदर, ठीक है। ये बोल के एक दूसरे को विश करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। तो नेक्स्ट लाइन हमें कहता है कि द स्पेशल फीस्ट on Navroz includes Faluda, saffron pulao, and ravo. And ravo is what? तो ravo is made up of semolina and dates, ठीक है। अब
नवरोज़ के दिन क्या होता है, तो नवरोज़ के दिन ग्रेट पार्टी, बहुत ही बड़ा भोज रखा जाता है, ठीक है, पारसी लोगों के द्वारा, जिसमें कि क्या क्या खिलाया जाता है, जिसमें फालूदा खिलाया जाता है, सैफरन पुलाव यानी कि केसर वाला पुलाव खिलाया जाता है, एंड रावो, रावो उन लोगों का एक डिश है जो कि सेमोलिना और डेट्स, खजूर और इससे क्या बोलते हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स से मिलकर बनाया जाता है, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल खिलाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, काजू किशमिश डेट पाम ये सब, एंड वेराइटी ऑफ सीड्स, और अलग अलग प्रकार के जो एडिबल सीड्स होते हैं, खाने वाले सीड्स होते हैं, उसको भी सर्व किया जाता है, यानी कि परोसा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डू यू नो पे। तो नेक्स्ट डू यू नो भी नवरोज से ही रिलेटेड है, तो आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो पारसीज गो टू सिनागोग थ्राइस ऑन नवरोज टू वर्शिप खोर्शद एंड मेहर। जो पारसी लोग होते हैं सो नवरोज के टाइम में 3 बार जाते हैं अब सिनागोग यानी कि अपने टेम्पल यानी कि अपने मंदिर में, ठीक है, किसको पूजा करने के लिए, तो खोर्शद और मेहर को। अब खोर्शद और मेहर को पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अब हम लोग के मन में आएगा कि आखिर ये खोर्शद और मेहर कौन है। तो ये जो खोर्शद और मेहर हैं, तो सो हियर द खोर्शद एंड मेहर आर द 2 डिवाइन बीइंग्स हु प्रिसाइड ओवर द सन एंड मून रेस्पेक्टिवली। खोर्शद और मेहर जो हैं सो बहुत ही मतलब पवित्र लोग हैं पारसी धर्म में। पारसी लोग जो खोर्शद मेहर का पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग कृष्ण भगवान का, राम जी का पूजा करते हैं, वैसे ही जो पारसी लोग हैं सो खोर्शद और मेहर का पूजा करते हैं, ठीक है। और ये दोनों लोग जो हैं सो पारसी धर्म में, पारसी लोगों में बहुत ही मतलब महान लोग कहलाए गए हैं। और इनका जो कंपैरिजन है वो किस चीज़ से वो लोग मानते हैं, सन और मून, सूरज और चाँद से उन लोग रिलेट करके खोर्शद और मेहर को मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एकदम सबसे लास्ट टॉपिक पे। तो सबसे लास्ट टॉपिक है सेलिब्रेटिंग आवर कल्चर, यानी कि इस चैप्टर 3 का, वो है मैरिज सेलिब्रेशन, यानी शादी ब्याह के माहौल को सेलिब्रेट करना, मनाना, उत्सव मनाना, जश्न मनाना, ठीक है। तो मैरिज सेलिब्रेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। और मैरिज सेलिब्रेशन को किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, कौन से हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो हियर मैरिज सेलिब्रेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। नेहरू हाउस के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था और प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मैरिज सेलिब्रेशन के बारे में जानते हैं। तो मैरिज सेलिब्रेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति का, भाई का, बहन का, चाचा का, या फिर किसी घर के किसी फैमिली मेम्बर का शादी होता है, तो हमारे फैमिली के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, यानी बहुत ही बड़े फंक्शन को रखा जाता है, जहां हमारे सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार को इनवाइट किया जाता है, सारे लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, बात करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। तो ये सब जो है सो मैरिज सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। तब आइए हम लोग बुक के हिसाब से मैरिज सेलिब्रेशन को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो हियर द हाउस कैप्टन नैरेटेड इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स। जो हाउस कैप्टन होता है वो हमें फिर से बताता है कि भारत यानी कि इंडिया इज़ अ लैंड, भारत वो देश है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर और रिलीजन, यानी विभिन्न अलग अलग प्रकार का कल्चर है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और अलग अलग प्रकार का धर्म यहाँ पे भारत में बसता है, ठीक है। भारत एक सेक्युलर राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। हियर रिलीजन्स कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वेडिंग्स। और हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म का, हर एक अपने लोगों का, ठीक है, अपना अपना तरीका है अपने अपने शादी को सेलिब्रेट करने का, अपने अपनी शादी को मनाने का। डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और हर एक राज्य में, हर एक इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार से शादी होता है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में दूसरे प्रकार से शादी होता है, बिहार में दूसरे प्रकार से होता है, वहीं आप ठीक ऊपर चले जाओ तो जम्मू कश्मीर में दूसरे प्रकार से शादी को मनाया जाता है। फिर आप थोड़ा सा ईस्ट के तरफ आओ, नागालैंड में या फिर असम, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे शादी को अलग रूप से मनाया जाता है। तो इंडिया के हर एक अलग अलग पार्ट में जो मैरिज सेलिब्रेशन है सो डिफरेंट अपने अपने वे में मनाते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन कहता है कि मेनी ट्रेडिशंस आर कॉमन अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी। और बहुत सारे जो ट्रेडिशन होते हैं सो
कॉमन भी होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है तो हम लोग जानेंगे। कम्युनिटी का मतलब होता है समाज, समुदाय, अलग अलग समाज के लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मैनी ट्रेडिशन कॉमन अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी। अब अलग अलग समाज के लोगों में भी ये देखा गया है कि बहुत सारे जो ट्रेडिशन है, बहुत सारे जो रीति रिवाज है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दीपावली में पूरे देश में दिया जलाया जाता है, बाकी वो अलग अलग प्रकार से मनाए, ठीक है। बाकी वो अलग अलग प्रकार के भोजन बनाएं उस दिन, अलग अलग प्रकार से अपने घर को सजाएं, लेकिन दिया को हम सारे पूरे भारत में जलाया जाता है दीपावली के दिन। तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है, सेलिब्रेशन का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ लिखा है कि ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड वेडिंग सेलिब्रेशन इन वेरियस कल्चर ऑन अ बिग स्क्रीन। और जो इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा था डीएवी स्कूल में, वहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाया गया था। अब जैसे पीडीएफ बनता है ना, वैसा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है, जिसमें अलग अलग फ़ोटोज़ को अटैच करके और उसको फिर बटन से आगे आगे फॉरवर्ड करके और दिखाया जाता है। तो बहुत बड़ा एक डिस्प्ले लगा हुआ था, ठीक है, स्टेज पे, जहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी कि लैपटॉप के पीडीएफ के द्वारा उसको दिखाया गया था वेडिंग कल्चर को, जो कि इंडिया में के अलग अलग पार्ट में मनाया जाता है, वेरियस कल्चर यानी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में पे, मैरिज सेलिब्रेशन के। तो ए फन फील्ड प्रेजेंटेशन शो केस्ड वेरियस रिचुअल्स ऑफ अ हिंदू वेडिंग। अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन शो केस्ड, यानी कि एक बहुत ही उत्साह भरा हुआ प्रेजेंटेशन था, पीडीएफ था, जो कि शो केस यानी कि दिखा रहा था हमारे अलग अलग रिचुअल्स को, यानी अलग अलग रीति रिवाज को। अब किस चीज़ के, किस धर्म के, तो हिंदू वेडिंग के, हमारे हिंदू समाज के अलग अलग रीति रिवाज को दिखाया जा रहा था। लाइक मेहंदी, जैसे हमारे जो शादी होता है उसमें मेहंदी होता है, संगीत होते हैं, फिर बारात आते हैं, फिर कन्यादान होता है, फिर सिंदूर दान किया जाता है, फिर 7 फेरे लिया जाता है, जिसको 7 फेराज लिखा गया है, एंड फिर लास्टली फाइनली विदाई होती है। तो ये सब एक इवेंट में चलता है, ठीक है। तो आइए इस इवेंट को एक बार हम लोग जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। तो हेयर हिंदू वेडिंग इज सेलिब्रेटेड इन वेरियस स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज़ मेहंदी, देन आफ्टर संगीत होता है, देन आफ्टर बारात आती है, देन आफ्टर कन्यादान किया जाता है। कन्यादान लड़की के पिता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट सिंदूर होता है, जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन को सिंदूर पहनाते हैं, ठीक है। फिर 7 फेरे लिए जाते हैं एक दूसरे के साथ अग्नि के चारों तरफ। फिर लास्टली जो लड़की होती है उनका विदाई हो जाता है, ठीक है। द ऑडियंस लव्ड द फोल्क डांस, और जो ऑडियंस थे उस स्कूल में, जो थे ऑडियंस आए थे देखने, वो बहुत ही प्यार देते हैं फोल्क डांस को, यानी कि जो डांस हो रहा होता है और जो गीत बज रही होती है, डैट वर संग एट डिफरेंट ओकेजन, जो अलग अलग ओकेजन, जैसे मेहंदी पे अलग संगीत, ठीक है, संगीत पे अलग गाना, और बारात में अलग गाना, फिर सिंदूर दान में 7 फेरों में अलग गाना, फिर विदाई के टाइम में अलग अलग गाना बजता है। तो ऑडियंस जो होते हैं तो ये सारे चीज़ को एंजॉय करते हैं और बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैरा हमें कहता है कि द सेकंड प्रेजेंटेशन, जो दूसरा प्रेजेंटेशन था वो सिख वेडिंग के ऊपर था, ठीक है। तो अब सिख वेडिंग के ऊपर था, तो सिख वेडिंग में क्या होता है उसको जानेंगे। तो सिख वेडिंग आनंद कराज, ठीक है, आनंद कराज एट अ गुरुद्वारा, ठीक है। सिख वेडिंग को गुरुद्वारा में जो है सो प्रोसेस किया जाता है, गुरुद्वारा के थ्रू ही सिख वेडिंग को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। द सेरेमनी वाज प्रिसाइडेड ओवर अ भाई जी, ठीक है, अ प्रिस्ट, जो प्रिस्ट होते हैं उनके भाई जी, वो जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म के वेडिंग होता है, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या पंडित जी आते हैं, फिर पंडित जी पूजा करवाते हैं। तो वैसा ही जो सिख में क्या होता है, सिख लोगों में उनके जो पुजारी होते हैं जिनको भाई जी कहा जाता है, वो इस सेरेमनी को, शादी को क्या कहते हैं, शादी को वो लोग करवाते हैं, ठीक है। द हाइम्स वेयर रिसाइटेड फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिख लोगों का जो पवित्र किताब है उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सिख लोगों के पवित्र किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी
अच्छे अच्छे लाइन्स लिखे हुए हैं, उनको भाई जी यानी कि प्रीस्ट पूजा मतलब जो सिख लोगों के पुजारी होते हैं उनके द्वारा रिसाइट किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। द होली बुक ऑफ सिख। द ब्राइड एंड द ग्रूम वेयर अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब 4 टाइम्स। और फिर जो ब्राइड यानी कि जो दूल्हा और फिर दुल्हन होते हैं, ठीक है, जो दुल्हन और दूल्हा होते हैं सो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ, ठीक है, 4 बार चक्कर लगाते हैं, ठीक है। द सेरेमनी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो सेरेमनी, वो जो मतलब कि फंक्शन का वो जो पार्ट होता है, वो जो खुशहाली होता है सेरेमनी, वो बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है, ये शादी मनाने का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्रिश्चियन वेडिंग पे। तो क्रिश्चियन वेडिंग वाज कंडक्टेड बाय अ प्रीस्ट इन चर्च। अब क्रिश्चियन वेडिंग को किसके द्वारा करवाया जाता है? तो क्रिश्चियन वेडिंग को प्रीस्ट फादर के द्वारा करवाया जाता है। जो क्रिश्चियन लोग के जो प्रीस्ट होते हैं उनको फादर कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? तो चर्च में होता है। द ब्राइड वॉज वियरिंग ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस। और ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर वाइट ड्रेस जो दुल्हन होती है सो क्रिश्चियन दुल्हन पहनती है, ठीक है। एंड अ वाइट वेल। और वाइट वेल जो ऊपर सर के ऊपर से जो दुपट्टा टाइप का वो जो पहन के लटका के रखती है वो लगाती है, ठीक है, बहुत ही सुंदर होता है। द ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट। और जो दूल्हा होता है सो कोट पैंट सूट पहनता है, ठीक है, वो सलवार सूट वाला सूट नहीं, कोट पैंट वाला सूट, ठीक है। द कपल एक्सचेंज रिंग। और कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज। और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं अपने हस्बैंड और वाइफ के रूप में, यानी एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को रिंग यानी कि अंगूठी पहना के। इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। और फैमिली मेम्बर और दोस्त और परिवार के मौजूदगी में, ठीक है, ये सब चीज़ होता है चर्च के अंदर। द वेडिंग सेरेमनी वाज फॉलोड बाय रिसेप्शन फेयर। द वेडिंग केक्स वाज कट बाय कपल। और वेडिंग सेरेमनी के बाद फिर क्या होता है? रिसेप्शन को मनाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शन में क्या होता है? जो कपल्स होते हैं, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो केक को कट करके खिलाते हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्शन मनाने का जो प्रथा है सो क्रिश्चियन लोगों से ही हम लोग भी अपना लिए, ठीक है, कॉपी कर लिए। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा रिसेप्शन का कुछ नहीं, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो द मैरिज रिचुअल में डिफ़र, ठीक है, जो मैरिज रिचुअल जो विवाह कराने का जो तरीका है वो में डिफ़र यानी अलग अलग हो सकता है। बट द एसेंस ऑफ ऑल वेडिंग इज़ अ यूनियन ऑफ कपल। लेकिन हर एक चीज़ में एक कॉमन चीज़ है, क्या है? जहाँ पे कि एक दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और कपल बन जाते हैं। और एक एंड द बॉन्डिंग ऑफ टू फैमिली। और दो फैमिली का भी, दूल्हा दुल्हन के साथ साथ दो परिवार का भी यहाँ पे मिलाव होता है। अब जैसे कि दूल्हा का जो परिवार है, फिर दुल्हन की जो परिवार होते हैं, दोनों परिवार भी शादी के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही खुशहाली वाला मौका होता है जब किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज में शादी हो रहा होता है, ठीक है। वेडिंग है सो एक ही बहुत ही प्रॉस्पेरस इवेंट है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पे। तो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हमें क्या कहता है? तो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हमें ये कहता है कि द इंटर हाउस सेलिब्रेशन कम टू एन एंड विथ अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर स्टूडेंट एंड टीचर हु हैड प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन अ वंडरफुल वे। और इंटर हाउस जो सेलिब्रेशन हो रहा होता है डीएवी स्कूल के अंदर, वो फिर ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, एंड पे आ जाता है। बहुत ही लोग जो होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, बड़ाई करते हैं स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, जो भी इसको बनाने में लगे थे, जो भी प्रिपेयर करके इन सारे जो इंडियन कल्चर को दिखाए थे, स्टेज पे दर्शाए थे, जो परफॉर्म किए थे, ठीक है। और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन यानी कि बहुत सारा बधाई, बहुत सारा बधाई, बहुत सारा बड़ाई किया जाता है, बहुत सारा शुभकामनाएं दिया जाता है स्टूडेंट्स को और टीचर को कि वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही सुंदर चीज़ आप लोगों ने मिलके प्रेजेंट किया। तो आइए इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।